तेरे हालात इतने भी बुरे नहीं कि तुम अपने मंजिल को हासिल न कर सको। तेरे हालात इतने भी बुरे नहीं कि तुम अपनी मंजिल को हासिल न कर सको। ज़रा सा जोर तो लगाओ मेरे दोस्त, ज़रा सा जोर तो लगाओ मेरे दोस्त। तुम अपने ज़िंदगी को न बदल दो तो मुझे कहना। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट ओनली एग्जाम पे। हम सभी पॉलिटी के अंदर पढ़ रहे थे, है ना। पॉलिटी का इस सीरीज के अंदर आज पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। सबसे पहले जानते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन से देश से लिया गया है। तो राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है वो आयरलैंड से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व को इंग्लिश में हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना। इसको शॉर्ट में बोलते हैं डीपीएसपी, जिसके बारे में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है या फिर बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, इसके बारे में हमारे संविधान के अंदर भाग 4 में वर्णन है ना। भाग 4 है, उसके अंदर राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में जानकारी दी गई है, जो अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक है। अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक है। अनुच्छेद 36 में जो है परिभाषा के बारे में दिया गया है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल का है कि इस भाग में है जबकि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो राज्य का, वही अर्थ है जो भाग 3 में है ना। उसके बाद अनुच्छेद 37 बोलता है इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना, इस भाग में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, किंतु फिर भी इनमें अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 37 बोलता है दोस्तों यहाँ पे कि डीपीएसपी जो है वो गैर बाध्य योग्य है। साथ ही साथ डीपीएसपी लागू करने का दायित्व किसके अंदर है, केंद्र और राज्य सरकार दोनों के पास में है। अनुच्छेद 38 से जो बोलता है राज्य लोक कल्याण की सुरक्षा और अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा। ये राज्य के ऊपर जिम्मेदारी है कि लोक कल्याण की सुरक्षा करेगा और साथ ही उसके वृद्धि में सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करने में काम करेगा उसके दिशा में। अनुच्छेद 39 है जो सभी पुरुष एवं स्त्रियों की आजीविका के लिए पर्याप्त साधन प्राप्त कराने का अधिकार है ना। अनुच्छेद 39 के तहत क्या है कि जितने भी देश के नागरिक हैं, चाहे वो महिला और पुरुष जो सभी हैं, उनको आजीविका के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध करवाने का अधिकार किसके जिम्मेवारी है, स्टेट्स के ऊपर, है ना। उसके बाद है 39 में बोलता है या 39 में सामान्य एवं निःशुल्क विधि सहायता देना अनिवार्य है अपने नागरिकों को। उसके बाद है आपका दिया जाना चाहिए, अनिवार्य नहीं है, दिया जाना चाहिए। अनुच्छेद 40 जो है राज्य ग्राम पंचायतों को स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में संगठित करेगा। अनुच्छेद 41 में काम पाने के लिए, शिक्षा पाने के लिए और बेकारी या बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता की दिशा में लोक सहायता पाने का अधिकार है। उसके बाद बोला जाता है अनुच्छेद 42 जो है वो काम के न्याय संगत और मनोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध है। अनुच्छेद 43 जो है राज्य कर्मचारी के लिए निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन भर आदि बढ़ाने का प्रयास है। अनुच्छेद 43A है जो उद्योग के प्रबंध में कर्मचारी को भाग लेना, साथ में 42वें संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। अनुच्छेद 44 जो है एक समान सिविल संहिता के बारे में वर्णन करता है। अनुच्छेद 44 से वो किसके बारे में वर्णन करता है, एक समान सिविल संहिता के बारे में वर्णन करता है। और अनुच्छेद 45 जो है वो 6 से 14 साल के बालकों को निःशुल्क, बालक बालिकाओं को या देश के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना जरूर है यहाँ पे। अनुच्छेद 46 में है जिसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स वर्गों की शिक्षा हित शोषण को सुरक्षा दिया जाना चाहिए स्टेट्स के द्वारा। अनुच्छेद 47 जो है वो पोषाहार स्तर, जीवन स्तर ऊंचा करने, लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का प्रयास, मादक द्रव्य, हानिकारक औषधियों का निर्धारण से संबंधित है। अनुच्छेद देखिए 48 जो है वो कृषि और पशुपालन को आधुनिक ढंग से संगठित करने और दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने से संबंधित है। देखिए हमारे देश के जो कृषि है वो कृषि एक मुख्य अर्थव्यवस्था या प्राथमिक अर्थव्यवस्था है। बहुत सारे उद्योग तो कृषि से सीधा सीधा जुड़ा है। अगर कृषि भारत में सबसे ज़्यादा जो लोग हैं या सबसे ज़्यादा जो लोगों को रोजगार है वो किस क्षेत्र में मिलता है, तो कृषि के क्षेत्र में मिलता है, या कृषि के ऊपर दबाव है। फिर भी हम लोग देखते हैं ना कि कृषि लोग कोई करना नहीं चाहता है। जो भी किसान है आप उससे पूछ लीजिए कि अपने बच्चों को किसान बनाना नहीं चाहता है। वो चाहता है कि उसका बच्चा कृषि छोड़कर कोई दूसरे रोजगार में चले जाए, कोई दूसरे व्यापार में चले जाए, कोई दूसरा बिजनेस संभाल ले, कोई दूसरा नौकरी करे, लेकिन कृषि नहीं करे। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे देश के जो किसान हैं उसके हालत दिन प्रतिदिन
और भी खराब हुए हैं। तो कृषि जो सिर्फ खेती करते हैं वो ही नहीं कृषक होते, जो पशु पालते हैं वो भी कृषक होते हैं। तो इसीलिए बोला गया है कि उसको और उनके जीवन को बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए, आधुनिक ढंग से कृषि के लिए उनको जागरूक करना चाहिए, उनको सहयोग देना है ना। तो ये चीज़ है। अनुच्छेद 48 में बोला गया है देश के पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा करना है, जो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है ना। अनुच्छेद 39 जो है वो बात करता है आपका 49, माफ कीजिएगा, अनुच्छेद 49 है जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं को संरक्षण करना जरूरी है। जैसे देखिए राष्ट्रीय महत्व के स्मारक कौन से हैं, वो स्मारक हो गए जो बहुत ही पुराने हैं, जैसे कि आप देख लीजिए जैसे कुछ चंद्रगुप्त के काल का होगा, है ना, या फिर जो भारत में पुराने राजा महाराजा के द्वारा बनाए गए हैं। जैसे देखिए आप जयपुर का ले लीजिए, हवा महल ले लीजिए, दिल्ली का लाल किला ले लीजिए, है ना, आगरा में जो ताजमहल है, बिहार के अंदर जो बोरुइन नालंदा यूनिवर्सिटी है, ये सभी क्या है, हमारे राष्ट्रीय स्मारक है। तो उसके उस स्थानों को और उस स्मारक को सुरक्षित करना, उसके वस्तुओं को संरक्षण करना, है ना, जो हमारे पास जो खुदाई में जो मिलते हैं उसको हम लोग संरक्षण करने का जो है वो सरकार के ऊपर जिम्मेवारी है, अनुच्छेद 49 के तहत। अनुच्छेद 50 में है न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। ये किसकी जिम्मेवारी है, राज्य का जिम्मेवारी है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखा जाए। अनुच्छेद 51 में है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित है ना। नोट में यहाँ पर बता देते हैं आपको कि DPSP है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के कर्तव्य और प्रकृति से राज्य के प्रति सकारात्मक है ना। मतलब क्या है, जो DPSP है इस तरीका से बनाया है कि राज्य के कर्तव्य और प्रकृति राज्य के प्रति सकारात्मक है ना। इसमें ऐसा नहीं है कि हमारा DPSP से ऐसा नकारात्मकता नहीं दिखता है। मतलब एक राज्य को, एक अच्छे राज्य को किस प्रकार से फंक्शन करना चाहिए वो इसमें हमारे पास DPSP में उसके बारे में पूरे अच्छे से वर्णन किया गया है। उम्मीद करते हैं ये सीरीज आपको पसंद आ रहा होगा, है ना। हम लोग जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।